जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सब यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूँ। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है दोस्तों, क्रॉन पब्लिकेशन का। इससे पहले 1 से लेकर 12 प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर दिया हूँ दोस्तों। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको सारा वीडियो उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप पर शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्रॉन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आज इसमें हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। और तो चलिए स्टार्ट किया जाता है दोस्तों। फर्स्ट प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है। और भाग कितने भाग में आता है? भाग 20 में आता है। अनुच्छेद 368 है जो भाग 20 में आता है दोस्तों। और कितने भाग में? भाग 20 में। यह अनुच्छेद संविधान के विभिन्न भागों में संशोधन की दो विशेष विधायी का वर्णन करता है। एक संसद के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन और दूसरा संसद के 2/3 बहुमत द्वारा संशोधन के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडल द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा उन विधान मंडलों के अनुसमर्थन भी अपेक्षित है। तो दो तरह का संशोधन का यह वर्णन करता है। एक तो संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा और दूसरा संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी संशोधन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर यदि हम 2 को देखें तो इसमें दिया गया है, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाया था? वो कौन सा सुल्तान था जो चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबा का सिक्का चलाया था? तो तुगलक शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक थे। चांदी के सिक्के के स्थान पर 1330 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्के जारी किए, अर्थात पीतल और तांबे के सिक्के ढाले गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? संगमरमर है जो चट्टानों की कौन सी श्रेणी में आता है? तो वह एक कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। संगमरमर क्या है? एक कायांतरित चट्टान है। इसका निर्माण चूना पत्थर, ऊष्मा और दाब के अधीन होता है। संगमरमर चट्टानों की श्रेणी किस में आता है? तो कायांतरित में आता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए? तो किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए? तो वो कौन सा खेल? स्कूबा ड्राइविंग। स्कूबा ड्राइविंग है जिसमें पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए खिलाड़ियों के पास। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्या हो जाएगा? स्कूबा ड्राइविंग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 5 नंबर प्रश्न की ओर। 1564 ईस्वी में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कंटका का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो गढ़कंटका के बचाव करने के दौरान रानी अहिल्याबाई की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मुगलों से लड़ते हुए गढ़कंटका का बचाव करने के दौरान महारानी अहिल्याबाई की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 6 नंबर प्रश्न में, महाबलीपुरम स्थित एकास्मीय शैली मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो महाबलीपुरम स्थित एकास्मिक शैली का नाम क्या है? उसका नाम रथ मंदिर है। उसका नाम क्या है? रथ मंदिर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। महाबलीपुरम में एकास्मिक शैली मंदिर का प्रसिद्ध नाम रथ मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। और रथ मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के महाबलीपुरम में स्थित है। यह एकास्म चट्टान पर विद्यमान मंदिरों का एक को रथ के रूप में ढांचा बनाया गया दोस्तों। इस समूह में विद्यमान 5 स्मारकों में से प्रत्येक स्मारक एक रथ के समान प्रतीत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 7 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? यदि हम इसे देखें, ग्रेट बैरियर रीफ को देखें तो ग्रेट बैरियर रीफ आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। और कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। ये ग्रेट बैरियर को महान प्रवाल रोधी कहा जाता है हिंदी में। और ये क्वींसलैंड
ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से दूर स्थित है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से दूर स्थित है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर प्रवाल समुद्र में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एक नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक, रजत यानी चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो पहला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 388 ईस्वी के आसपास रुद्र सिंह तृतीय को समाप्त किया था या उसे हराया था, और शकों पर विजय उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता में से एक था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शकों पर विजय सबसे महत्वपूर्ण विजय था, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी कहा जाता है या शकों का दुश्मन कहा जाता है, और उन्हें सहशांक भी कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसी उपलब्धि के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्रा के आधार पर चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए और इन्हीं शक राज्यों में प्रचलित करवाया। इसे द्वारा जारी चांदी की मुद्रा 32 ग्रेड के थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 9 नंबर प्रश्न में हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। यदि हम ये देखें हल्दी घाटी का युद्ध यदि हम देखें तो हल्दी घाटी का युद्ध यदि इसमें हम देखें दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कौन सा हुआ था 1576 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 जून 1576 ईस्वी को गोकुंडा के निकट अरावली पहाड़ी की को हल्दी घाटी के में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मान सिंह एवं आसफ खां तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध मान सिंह, आसफ खां तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। मान सिंह अकबर के दूत के रूप में गए थे, ठीक है, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या था, तो वो उनका नाम था हकीम खां। महाराणा प्रताप के सेनापति थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 10 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया बंदा बहादुर का मूल नाम था। यदि हम देखें बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, बंदा था। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, तो लक्षण सेन थे या लक्ष्मण देव या माधोदास। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लक्ष्मण देव थे बंदा बहादुर का नाम। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, सूरत में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और वैसे दक्षिण क्षेत्र में सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। सूरत से पहले 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित कर दिया गया था फैक्ट्री, ठीक है। मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने 1626 ईस्वी में मारा गांव और 1633 ईस्वी में उड़ीसा के हरिहरपुर और बालासोर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1633 में। तो अंग्रेजों ने 1613 में कहाँ स्थापित किए थे अपना फैक्ट्री, तो सूरत में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 12 नंबर प्रश्न में। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मातरण प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मातरण 30 मई 1826 जो ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है, जो आपको कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, कलकत्ता से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल इसके प्रकाशक एवं संपादक थे। यह एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। यदि इसमें देखें हम नेक्स्ट में, तो इसमें दिया गया है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है। तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इसमें से प्रफुल्ल चाकी के साथ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को मारने के प्रयास किए थे, जिनमें वहां पर जिस समय वह बच गए, लेकिन इसमें मिस्टर कनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। पुलिस के डर से प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिए थे तथा खुदीराम बोस पकड़ा गए थे, जिसे फांसी की सजा दी गई थी। वे आंदोलन के दौरान सबसे
कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारियों में शुमार थे वो कौन? तो खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में उनको फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न दिया गया, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? यदि बिहार में किसान आंदोलन के साथ देखा जाए कौन जुड़े थे, तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, राजेंद्र प्रसाद। बिहार में किसान आंदोलन के साथ राजेंद्र प्रसाद 1917 में जो किसान आंदोलन सत्याग्रह शुरू हुआ था उसमें गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद सहयोगी में भाग लिए थे। और वर्ष 1929 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान संघ की स्थापना किए थे। और बिहार में 1920 के दशक में बकासत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके प्रमुख नेता राहुल संकृत्यायन, कार्यानंद शर्मा, सहजानंद सरस्वती और पंचानंद शर्मा थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाली नहीं है? धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाली जिला नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। मुंगेर, रोहतास, जमुई और नवादा कौन है जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में बसी हुई जिला नहीं है? यदि हम देखें तो रोहतास है जो धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाले क्षेत्र में नहीं आती है। धारवाड़ में कौन है? रोहतास जिला। ठीक है, यदि आप देखिएगा दक्षिण बिहार की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत धारवाड़ चट्टानी संरचना का विस्तार मिलता है दक्षिण क्षेत्र में, जैसे नवादा में, जमुई में, मुंगेर में, बांका में, गया में एवं नालंदा के क्षेत्र जो है क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। जबकि रोहतास एवं कैमूर की पहाड़ियां विंध्य चट्टानों के समूह में संबंधित है। तो रोहतास में और कैमूर है ये विंध्य क्रम की चट्टानों के क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि ये तीनों और हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के क्षेत्र में पाई जाने वाले जिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं दोस्तों। गंगा नदी के एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। तो इसमें से कौन सा गंगा नदी की उद्गम वो नदी है जो गंगा नदी में समाहित होती है, उसकी सहायक नदी है और उसकी जो उद्गम है एक मैदानी भाग से होता है, वो कौन सी नदी है? तो वो गोमती नदी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गोमती नदी एक इसकी उद्गम मैदानी भागों से होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि इसमें सोन नदी को देखें, सोन नदी का उद्गम कहाँ से है? तो अमरकंटक से होता है सोन नदी का उद्गम। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में से होते हुए ये सोन नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है। और शारदा एवं सोन जो है माप चांगुंग हिमनद तिब्बत से शारदा नदी, और शारदा नदी सोन नदी नहीं शारदा नदी का है। ठीक है, यदि गोमती नदी को देखें हम, गोमती नदी तो फुहर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है और ये मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है गोमती नदी। फुहर झील उत्तर प्रदेश से। और रामगंगा को यदि देखिए इसमें रामगंगा देखिए शारदा एवं सरयू का जो उद्गम स्थान है वो आपको माप चांगुंग हिमनद तिब्बत से, माप चांगुंग हिमनद तिब्बत से है शारदा एवं सरयू का। यदि रामगंगा को देखें तो रामगंगा कुमायूं हिमालय के उत्तराखंड में जो कुमायूं हिमालय वहां से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी मैदानी भागों से निकलने वाली एकमात्र नदी है जो गंगा नदी में समाहित होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 17 नंबर प्रश्न में अलमाटी बांध किस नदी पर है? यदि हम अलमाटी बांध को देखें तो अलमाटी बांध है जो आपको कहाँ पर मिलेंगे? कृष्णा नदी पर मिलेगी अलमाटी बांध। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अलमाटी बांध कर्नाटक के बीजापुर जिले के अलमाटी नामक स्थान पर कृष्णा नदी पर निर्मित है। इस बांध का निर्माण 2006 ईस्वी में की गई थी, जिसे लाल बहादुर शास्त्री डैम के भी नाम से जाना जाता है। अलमाटी बांध का नाम लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से जानता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैथिली एवं मगधी की पुस्तकों के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मैथिली एवं मगधी पुस्तक के लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 19 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है? बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करने वाला कौन सा है? तो वो है आईएमएफ है जो बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है। आईएमएफ इसको क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी मुख्यालय आपको वाशिंगटन डीसी में होगी। आईएमएफ की मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आईएमएफ
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है कौन सी? तो प्रकलन समिति भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्रकलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और ये एक साल के लिए बनाए जाते हैं, प्रत्येक साल में बदले जाते हैं। तो कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं और इसमें कितने सदस्य? 30 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 21 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है 21 में कि कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं है? पदेन सदस्य कौन नहीं है राष्ट्रीय मानव आयोग के? तो राष्ट्रीय मानव आयोग के पदेन सदस्य भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष नहीं होते हैं। भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारतीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हैं और एक महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं और भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 22 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 22 में यदि हम देखें तो इसमें दिया गया विश्व पोलियो दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? यदि इस प्रश्न को देखें, विश्व पोलियो दिवस हर बार 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाता है। यह दिन पोलियो टीका की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनासन साल को समर्पित किया गया है। तो कब मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस? 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न की ओर। पीएम विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? यदि इसे हम देखें, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन के लिए न्यूनतम निर्धारित जो उम्र है वो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 24 में बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने वाला प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खुलेगा? तो बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खुलेगा? तो यह है जो बिहार के भोजपुर जिले में खुलेगी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, बिहार के भोजपुर में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 25 में निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? तो मांग का नियम किस परिस्थिति में असफल हो जाता है? यदि इसे देखें तो मांग का नियम निम्न स्तरीय वस्तुओं के स्थिति में असफल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मांग का नियम निम्न स्तरीय वस्तुओं की स्थिति में असफल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 26 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किन किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? किन किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जाता है? तो यदि हम इसे देखें तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को स्थगित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, और यदि आपातकाल की एक घोषणा निर्दिष्ट अवधि के लिए अनुच्छेद 359 युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति को सभी मौलिक अधिकार 20 और 21 अधिकार को छोड़कर प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति प्रदान है। वर्ष 1978 में पारित 40वें संविधान संशोधन के अनुसार कारण अनुच्छेद 359 में अनिष्ट मौलिक अधिकारों के निलंबन का नियम अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 पर लागू नहीं होता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 27 में कहा जा रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस को के लिए जाना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्ती के लिए जानता है, अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था के लिए जानता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इन्होंने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्ती की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। और अस्थायी बंदोबस्ती जो था ये जो था 5 ब्रिटिश क्षेत्र में फैला हुआ था। कौन सा? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक के भागों में एवं वाराणसी के कुछ अन्य हिस्सों में फैला हुआ था। इस व्यवस्था के अंतर्गत बंगाल के जमींदार को भूमि के स्वामी के रूप में तब तक मान्यता प्रदान की गई थी जब तक वे ईस्ट इंडिया कंपनी के नियत रूप से राजस्व प्रदान करते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था किसने शुरू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 28 नंबर प्रश्न में है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? तो 49वीं समांतर रेखा यदि हम देखें 49वीं समांतर रेखा है जो आपको किन दो देशों के मध्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मध्य है 49वीं समांतर रेखा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यह रेखा ब्रिटिश कोलंबिया के कैनेडियाई प्रांतों अल्बर्टा और सस्केचुआन, मैनिटोबा और अमेरिकी राज्यों के वाशिंगटन, इडाहो, मोंटाना आदि क्षेत्रों में निर्माण की गई है। ऑप्शन नंबर ए
49वीं समांतर रेखा किन किन दोनों देशों के बीच में स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है 49वीं समांतर रेखा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? यदि ला नीना के बारे में यदि हम देखें दोस्तों, तो प्रशांत महासागर पर यह जल का तापमान कम कर देती है। प्रशांत महासागर में जो जल का तापमान है क्या करती है? कम कर देती है ला नीना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों थर्ड प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी को या का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तो वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक था मोहम्मद गौरी का गुलाम। जिसने मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने गौरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना किए थे। गुलाम वंश या मामलुक वंश की स्थापना किया था 1200, और कुतुबुद्दीन ऐबक को देखें तो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का शासक बना रहा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। गुलाम वंश का शासक रहा 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 31 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो मुख्य समुद्र के संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? तो जल के विस्तार को लैगून कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। उसे लैगून झील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसमें दिया गया है लैगून। ठीक है, लैगून क्या होता है ये देख लीजिए दोस्तों। यदि हम लैगून के बारे में देखें, लैगून जल की उथली सीमा है जिसे भूमि की संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से समुद्र से पृथक किया जाता है। प्रवाल भित्ति के संदर्भ में यह मुख्य भूमि और शैल भित्ति के मध्य समुद्री जल मार्ग है। विश्व के अधिकांश भागों में लैगून समानता तट पर विद्यमान है। लैगून झील कहाँ पाया जाता है? तो समुद्र के किनारे ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों 32 नंबर प्रश्न में। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार यदि देखें तो यह विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विकसित है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों 33 नंबर प्रश्न में। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसकी कारणवश अपने पुत्र का द्वारा मारा गया? तो मगध का वह कौन सा शासक था? तो अजातशत्रु था। मगध का वह शासक अजातशत्रु था जो अपने पिता की हत्या किए थे। इसी कारण इस वंश का, जिसे पितृहंता वंश कहा जाता है दोस्तों, इस वंश का पितृहंता वंश कहा जाता है इसी कारण। और अजातशत्रु के पुत्र ने भी अजातशत्रु को मारकर अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। यदि हम देखें तो इसमें दिया गया है 34 नंबर में 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? 10 कुमार चरित किसने लिखा है? 10 कुमार चरित के लेखक दंडी हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। दंडी द्वारा लिखी गई पुस्तक है 10 कुमार चरित। यह संस्कृत गद्य काव्य है और इसमें 10 कुमारों का चरित्र वर्णनी मिलता है दोस्तों। इसमें 10 कुमारों का 10 कुमार चरित इसलिए नाम रखा गया कि इसमें 10 कुमारों का चरित्र का वर्णन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। दंडी ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा शुरू करने वाला कौन था? वो अकबर था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर के काल में 2 अस्पा और सिंह अस्पा को लागू किया था। इसमें जात रैंक को बढ़ाया जाने पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा दोस्तों। 2 अस्पा और सिंह अस्पा जहांगीर के सरकार में शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर क्या होगा? जहांगीर के सरकार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्या होगा? जहांगीर के समय में 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया नेक्स्ट प्रश्न यदि हम देखें तो इसमें दिया गया है 36 नंबर प्रश्न में कि मैच करने के लिए दिया गया मैचिंग है, उसमें से कौन गलत मैचिंग है? हेक्टर मुंडो। यदि हेक्टर मुंडो को देखें हम तो हेक्टर मुंडो जो है वो बक्सर के युद्ध में शामिल थे। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। उस समय अंग्रेज की तरफ से कौन थे? हेक्टर मुंडो थे। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। हमसे पूछा कौन सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग देते हैं। यदि हम इसमें वॉरेन हेस्टिंग के बारे में देखेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग वॉरेन हेस्टिंग के बारे में दे रहा है दोस्तों। कहाँ नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में दिया हुआ है। तो लॉर्ड हेस्टिंग है
तो लॉर्ड हेस्टिंग में क्या होगा, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। और लॉर्ड हेस्टिंग का यदि कार्यकाल देखें तो 1814 से लेकर 16 तक था, ठीक है। और इसी समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 16 के बीच में हुआ था, ठीक है। यदि बेलेजली देखे, बेलेजली, तो बेलेजली था जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध बेलेजली के शासनकाल में हुआ था 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ था दोस्तों। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर हुआ था, वो बेलेजली के समय में हुआ था, ठीक है, ये भी सही है। डी नंबर में देखें, कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है दोस्तों। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कार्नवालिस के समय में नहीं हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था हेस्टिंग के समय में हुआ था। 1817 से लेकर 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। किसके समय में? हेस्टिंग के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, न कि कार्नवालिस के समय में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कार्नवालिस के समय में, न कि मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कार्नवालिस के समय में। तो हमसे पूछा था कि कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, 37 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार भारतीय इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, भारतीय इतिहास में मॉडर्न इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, तो पूरी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ मॉडर्न इतिहास का, वो भी चैप्टर वाइज है दोस्तों, और उसका प्लेलिस्ट में भी अलग से बना दिया हूँ। प्रीवियस ईयर प्रश्न, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं, घटना चक्र बुक से मैं लाया हूँ दोस्तों। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, वहाँ पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को आप रिवाइज कर सकते हैं चैप्टर वाइज प्रश्न संग्रह के रूप में। उसी तरह आप प्राचीन इतिहास को भी और मध्यकालीन इतिहास का भी रिवाइज कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। और भारतीय संविधान का भी पूरी बुक में चैप्टर वाइज समाप्त कर दिया हूँ दोस्तों, वो भी प्रीवियस प्रश्न के रूप में, और घटना चक्र बुक से वो भी है। यदि आप लोग उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर सारा वीडियो उपलब्ध है। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। तो चलिए हम लोग 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? यदि इसको हम देखें तो गांधी जी कौन से आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो गांधी जी थे जो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। स्वदेशी आंदोलन के समय से संबंधित नहीं थे गांधी जी। इस आंदोलन का प्रारंभ बंगाल विभाजन के बाद हुआ था, ठीक है, और 1905 से 1911 ईस्वी तक चला था स्वदेशी आंदोलन। इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे दोस्तों। इस समय कहाँ थे गांधी जी? दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक है। और गांधी जी 9 जनवरी 1915 में को भारत आए। और कब आए थे गांधी जी? तो 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे गांधी जी, ठीक है। तो हमसे प्रश्न पूछा है कि गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित थे, परंतु स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 38 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? इसमें कौन सम्मिलित है फिर से पूछा गया है दोस्तों। तो वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन स्ट्रगल, क्या वैलेंटाइन सिरोल जी ने लिखे थे इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक? तो ये बिल्कुल गलत है। वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन स्ट्रगल नहीं लिखे थे, उन्होंने, उनकी पुस्तक का नाम था वैलेंटाइन सिरोल का इंडियन अनरेस्ट पुस्तक लिखे थे। कौन? वैलेंटाइन सिरोल। तो ये गलत है दोस्तों। रफीक जकारिया, रफीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही है, ये सही सुनित है। रफीक जकारिया जी ने लिखे थे द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया ने लिखे थे। तो वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। और सुभाष चंद्र बोस ने लिखे थे पुस्तक, सुभाष चंद्र बोस के पुस्तक के लेखक क्या लिखे थे? तो उन्होंने लिखा था इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक उन्होंने लिखा था, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक। और ब्रिटिश सावरकर ने क्या लिखे थे? तो ब्रिटिश सावरकर ने हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखे थे। हिंदुत्व नामक पुस्तक किन्होंने लिखे थे? तो ब्रिटिश सावरकर ने। और अनहैप्पी इंडिया किनकी लिखी हुई कृति है? तो अनहैप्पी इंडिया है जो लाला लाजपत राय की लिखी हुई कृति है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की लिखी हुई कृति है। तो इस प्रकार यदि हम मिलान करें तो इसमें से हमारा सही मिलान कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही मिलान है। रफीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक लिखे है, ये सही है, बाकी सारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इसमें 39 नंबर प्रश्न में केरल का कुट्टानाडा या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाडा या कुट्टानाडु है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। केरल का जो कुट्टानाडा या कुट्टानाडु है जो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? यदि ये प्रश्न देखें दोस्तों, गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? तो गंगा नदी के किनारे
कानपुर नहीं स्थित है। कानपुर है जो गोमती नदी किनारे है। किसके नदी किनारे है कानपुर? कानपुर है जो गंगा नदी किनारे नहीं स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न को यदि इसमें दिया हुआ दोस्तों कि कौन सा शहर गंगा नदी किनारे नहीं है, तो ये कानपुर गलत होगा। मैंने आप सबको कानपुर बताया था, ये गलत बता दिया हमने दोस्तों। कानपुर गंगा नदी किनारे है, स्थित है, लेकिन उत्तरकाशी है जो गंगा नदी किनारे नहीं स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कानपुर गंगा नदी किनारे स्थित है, फतेहपुर भी है और भागलपुर भी है, लेकिन उत्तरकाशी है जो गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है, यह भागीरथी नदी किनारे स्थित है। और उत्तरकाशी कहाँ? भागीरथी किनारे स्थित है, न कि गंगा नदी किनारे। गंगा नदी अलकनंदा से मिलने के बाद ही गंगा बनता है। तो जो उत्तरकाशी है वो उत्तराखंड में स्थित है और वहाँ पर भागीरथी नदी के किनारे स्थित है उत्तरकाशी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कानपुर हमसे पूछा है कौन सा शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है, तो उत्तरकाशी गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों 41 नंबर प्रश्न की ओर। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। तो भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? तो 3/4 से अधिक कच्चा रेशम भारत को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों 42 नंबर। बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है? यदि हम इसको देखें, बिहार को वो कौन सा जिला है जहाँ दलदली मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार का वह किशनगंज जिला है जहाँ दलदली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कौन सा जिला बिहार का है? तो किशनगंज है जहाँ पर दलदली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 43 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है? ये प्रश्न पूछा है। स्टेडियम और शहर का यदि हम मिलान देखें तो बिहार में इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में है, न कि कहाँ है? मुंगेर में। तो ये गलत मिलान है। इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में है, ना कि मुंगेर में। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि और ये सब देखें दोस्तों, खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर में, बिल्कुल सही है। जगजीवन राम स्टेडियम खगौल में, ये भी सही है। राजेंद्र स्टेडियम छपरा में, ये भी सही है। तो गलत कौन है? इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर में, ये गलत है। इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों 44 नंबर प्रश्न में। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। तो भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो वह है भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता भारत सरकार के तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं भारत सरकार के मुख्य विधि क्या है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं परामर्शदाता। भारत सरकार के मुख्य परामर्शदाता कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं जो भारत सरकार के मुख्य क्या हैं? तो विधि अधिकारी होते हैं भारत सरकार के। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत के प्रथम महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो एमसी सीतलवाड़ थे भारत सरकार के प्रथम महान्यायवादी। कौन थे? एमसी सीतलवाड़। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, अटॉर्नी जनरल हुए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों 45 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 45 नंबर में कि हाल ही में खबरों में रहा कफयू नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? कफयू नेशनल पार्क जो अभी रहा था खबरों में, वह किस देश में है? तो वह नेशनल पार्क जाम्बिया में स्थित है। जाम्बिया का कफयू राष्ट्रीय उद्यान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री ने प्रथम राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रधानमंत्री ने प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पीएम ने प्रथम राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन नंबर कौन से ऑप्शन में दिया गया? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इंडिगो एयरलाइंस ने किसके साथ 500 A320 विमान खरीदने का समझौता किया है? तो इंडिगो ने कौन सी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एयरबस के साथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 48 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 48 में कि अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र के 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नरेंद्र मोदी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 2 बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बाद ऐसा करने वाले वह दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नेता बने हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने साल 2010 में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधन किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 49 नंबर प्रश्न में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का खिताब जीता है? तो कनाडा ओपन का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन था जिन्होंने कनाडा ओपन का खिताब जीते हैं। लक्ष्य सेन, भारत के 21 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन का खिताब जीत लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और किसे हराकर लक्ष्य सेन ने जीता है? चीन के शटलर ली सिंग फेंग को हराकर जीते हैं। ली सिंग फेंग को। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें
ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो IISF शॉटगन वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीतने वाले हैं पृथ्वीराज टोंडीमन। पृथ्वीराज टोंडीमन ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे किया जाएगा? तो उसकी लंबाई मापने के लिए उसको व्यक्त करने के लिए यदि मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो नैनोमीटर को 10⁻⁹ से दर्शाया जाता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ होता है। 10⁻⁹ यदि उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 गुना 10⁻⁷ नैनोमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52 में। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो अत्यधिक उच्च ताप को मापने में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पायरोमीटर का उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यदि हम देखते हैं इसमें 53 नंबर प्रश्न में, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांसें अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? यदि वह गहरी सांसें अंदर लेता है तो तराजू की जो रीडिंग होगा वो क्या होगा? घटेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और वह यदि गहरी सांसें लेता है या सांस छोड़ता है तो दोनों स्थिति में तराजू की रीडिंग घटेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 54 में, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? कोई लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति तो उसको अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब व्यक्ति लिफ्ट में त्वरित गति से ऊपर की ओर जाता है। त्वरित गति से जब व्यक्ति लिफ्ट में ऊपर की ओर जाता है तो उसका भार है जो अधिक महसूस होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 55 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया गया है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साबुन के जो झागों में सतरंगी रंग जो दिखाई पड़ते हैं वो किस कारण दिखाई पड़ते हैं? तो परिवर्तन एवं व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। परिवर्तन एवं व्यतिकरण के कारण सतरंगी दिखाई पड़ते हैं साबुन के झागे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56 में प्रश्न में, केल्विन के मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन के मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होगा? 310 के होगा। 273 में 37 डिग्री सेल्सियस जोड़ दीजिए तो आएगा कितना? 310 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 57 में। 57 में लिखा गया है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि सुरक्षा के से बचाव किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अर्थ का उपयोग किया जाता है सुरक्षा बचाव के लिए। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि किसी एसी जनित्र एवं इसमें मूलभूत अंतर किस प्रकार पाया जाता है? तो एसी जनित्र में सर्पिली वलय होती है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों 59 में, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? तो ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच कौन सा अंतर होगा, यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों। यदि इसे हम देखें तो ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच में क्या अंतर है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ब्लूटूथ एवं वाईफाई के बीच में अंतर देखा जाए तो ब्लूटूथ है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। इसमें क्या दिया गया है 60 नंबर प्रश्न में, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो विश्व की विशालतम दूरबीन यदि देखा जाए तो विश्व की विशालतम दूरबीन कौन है? वो तियानयान है जो विश्व की विशालतम दूरबीन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तियानयान है जो विश्व की विशालतम दूरबीन है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आणविक संरचना के बारे में यदि देखें तो कौन सा कथन सही है आणविक संरचना के बारे में? तो इसके साथ क्या होगा? तो आणविक संरचना है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 62 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय का संभव पीएच है? तो अम्लीय का संभव पीएच ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। लगभग 6 जो है अम्लीय का पीएच होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 63 में
63 में दिया गया है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक हो जाता है, ये प्रश्न है। यदि इसको देखें दोस्तों तो इसमें दिया गया है, इसमें क्या है तो जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए अचुंबकीय बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो है इसमें क्या मिलाया जाता है, तो कार्बन को मिलाया जाता है मिश्र धातु में। मिश्र धातु में तो क्या मिलाया जाता है, तो कार्बन नहीं मिलाया जाता दोस्तों, निकल मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। किसी भी स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए, इस्पात को जंग रोधी बनाने के लिए, जंग रोधी नहीं अचुंबकीय बनाने के लिए, किसी भी इस्पात को अचुंबकित बनाने के लिए उसमें निकल मिला देने से वो क्या होता है, जंग रोधी अचुंबकीय होता है, उसमें चुंबक नहीं सटेगा। तो क्या मिलाया जाता है, निकल मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 64 में दिया गया ट्यूबलाइट में निम्नलिखित दाब पर कौन सी दाब, ट्यूबलाइट में कौन सी दाब भरी जाती है, तो ट्यूबलाइट में कौन सी दाब भरी जाती है, तो ट्यूबलाइट में नियॉन और पारद वाष्प भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नियॉन और पारद वाष्प, ऑप्शन नंबर बी ट्यूबलाइट में भरी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों 65 में है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो एक्वा रेजिया है जो किसके द्वारा मिलाकर बनाया जाता है, तो एक्वा रेजिया को मिला कौन कौन सा पदार्थ होता है तो एक्वा रेजिया बनेगा, तो एक HNO3 एवं HCl, नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, इस सांद्रता के मिलाने के बाद HNO3 एवं HCl के मिश्रण से क्या बनता है, तो एक्वा रेजिया बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। एक्वा रेजिया नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण से बनता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 66 की ओर। 66 में है शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। शक्कर के किण्वन के साथ साथ इसे फास्फोरस अम्ल की उपस्थिति में एथिल की जल भाप का साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव्य है और ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, इथाइल अल्कोहल बनता है शक्कर के किण्वन के साथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 67 में RDX आविष्कृत हुआ था, तो RDS के आविष्कारक कौन थे, तो RDS एक विस्फोटक पदार्थ है दोस्तों। इसके आविष्कारक हैनिंग द्वारा किया गया था। हैनिंग ने इसका आविष्कारक किए थे। हैनिंग ने RDX का आविष्कार किसने किया था, हैनिंग ने किया था। और कब किए थे RDX की जो खोज किए थे हैनिंग ने 1899 में किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों, दूध उदाहरण है किसका, तो दूध जो उदाहरण है एक इमल्सन का या पायस का उदाहरण है। दूध इमल्सन का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है, इमल्सन का। ऑप्शन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। दूध किसका उदाहरण है, इमल्सन का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 69 में निम्नलिखित में किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है, तो यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है, तो यूरिया उर्वरक के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है दोस्तों, ठीक है, 46% नाइट्रोजन। और यूरिया का फुल फॉर्म होता है NH2CONH2 यूरिया उत्पादन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है मीथेन हाइड्रेट के विक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। मीथेन हाइड्रेट के विक्षेपों के बारे में कौन सा कथन सही है, यदि इसे देखें तो कौन सा कथन सही है 70 नंबर प्रश्न की ओर। तो इसमें दिया गया है मीथेन में जैसे भूमंडलीय तापमान के कारण इन निक्षेपों में से गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, ये सही है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेपण उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा तथा समुद्री अंध स्थल के नीचे पाए जाते हैं, ये भी सही है। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है। 1 2 3 3 के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 71 नंबर प्रश्न में अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों के अध्ययन का जो किया जाता है वो किस शाखा के अंतर, तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि आपसे पूछे ओरोलॉजी किसका अध्ययन है, तो पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी के द्वारा किया जाता है, ओरोलॉजी के द्वारा पर्वतों का अध्ययन किया जाता है।
सेरोलॉजी, सेरोलॉजी है जो रुधिर या सीरम का अध्ययन किया जाता है सेरोलॉजी के द्वारा, रुधिर या सीरम के द्वारा सेरोलॉजी का उपयोग किया जाता है। यदि जियोलॉजी तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जियोलॉजी द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 72 नंबर प्रश्न में, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए हुए, इसमें यदि हम मच्छर के बारे में देखें तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि मच्छर है केवल मादा रक्त चूसती है, बिल्कुल सही है। मादा पौधा का रस चूसती है, मादा पौधे का रस चूसती है, गलत है। मादा की अपेक्षा नर के डैन बड़े होते हैं, ये भी गलत है। नर की अपेक्षा मादा के डैन बड़े होते हैं, तो ये सही है। एक और कौन कौन सही है, एक और डी सही है, ए और डी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों, यदि इसमें दिया गया 73 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न देखना है हमें, कौन सुमेलित नहीं है। तो नील हरित शैवाल जैव उर्वरक, क्या ये सुमेलित है? तो नील हरित शैवाल जैव उर्वरक, ये सही है, ठीक है। जैव उर्वरक ये जो बैक्टर से संबंधित है। और क्रायोसोपा ये माहो नियंत्रण से है, ये भी सही है, क्रायोसोपा मायो नियंत्रण से है। और बायो 902 सरसों का क्लोन है, सरसों का क्लोन है, ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है? एजोवैक्टर जीव कीटनाशी है, ये गलत है दोस्तों। एजोवैक्टर जीव कीटनाशी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन गलत है ये सही बताना था, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। इस प्रकार यदि हम 74 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, इसमें दिया गया है एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन रक्त समूह से दिया जा सकता है? कौन सा रक्त समूह दिया जा सकता है? तो उसे कौन सा रक्त समूह? तो O- दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, उसे O- दिया जा सकता है। लैंड स्टीनर एवं बिनर ने रिसन नाम के बंदर में एक नए तत्व की पहचान की और उसे RH नाम दिया, RH। जिसके वर्ग में यह RH है वह पॉजिटिव तथा जिसके वर्ग में RH नहीं है वो नेगेटिव। पॉजिटिव ग्रुप वाले को नेगेटिव ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, इसलिए सर्वदाता ग्रुप O का रक्त किसी भी रक्त समूह के लोगों को दिया जा सकता है, उसमें भी O में से O- किसी को भी दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों, यदि 75 की और 75 पर देखें तो इसमें दिया गया है जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं इनमें जो प्रभुत्व मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं। तो 15 धातु जीवधारियों को जो आवश्यक रूप से प्राप्त होनी चाहिए वो कौन कौन है? तो वो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। और यदि इसी प्रकार आप प्रैक्टिस सेट पढ़ना चाहते हैं तो आपके इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको यूटिरिया बुक का प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों, उसमें सारा प्रैक्टिस बुक अपलोड है। यूटिरिया का 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, तो वो पूरा अपलोड है दोस्तों। और रुक्मणी प्रकाशन का भी प्रैक्टिस सेट मैं पूरा अपलोड कर चुका हूँ, वो भी वॉल्यूम टू का उसमें 20 सेट से दिया हुआ था, वो पूरा वीडियो अपलोड है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारा वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध मिलेगा, या इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर आपको सारा लिंक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में जितने भी ग्रुप हैं, जहाँ भी ग्रुप हैं, सभी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।